नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए, बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन की सीरीज हमारी चल रही थी और इसमें अब तक हमारे 5 लेक्चर कंप्लीट हो भी चुके हैं। साथियों, आज शुरू करेंगे बीए थर्ड ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, नवीन लोक प्रशासन को आज हम पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। यानी कि आज का जो सेशन होने जा रहा है, हमारा आज की जो क्लास होगी वो नवीन लोक प्रशासन पर होने वाली है। जी हाँ, सो इसमें हम सारे कॉन्सेप्टों पर पूरी बारीकी से चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा पूरी चर्चा आपके परीक्षा को दृष्टि में रखकर होगी। यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहां पर अवेलेबल होने वाला है आज की क्लासेस में। आज की तो क्या, सारी सीरीज में हमें उसी प्रकार का कंटेंट लेकर के आ रहा हूं जिसे आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन के आंसर में छाप सकते हो। जी हां, अगर 5 पॉइंट लिए जाते हैं तो 5 क्वेश्चनों की तैयारी अपने आप हो जाती है। 6 पॉइंट हो या 7 पॉइंट हो, यानी कि पूरे एग्जाम ओरिएंटेड किस प्रकार से क्लासेस आती है और कैसे कंटेंट मिलता है आपको, आज सेशन में आप अच्छे से देख पाएंगे। देखिए, अगर आप न्यू छात्र हैं, पहली बार सेशन में आए हैं, पहली बार अगर लोधाई क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आए हो ना, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको सिर्फ यहाँ लोक प्रशासन ही नहीं, आप देख पाएंगे यूट्यूब पर मेरे द्वारा 80 से ज्यादा सब्जेक्ट अब तक डाल दिए गए हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें ना, प्ले लिस्ट में जाइए, पूरी जो है आसानी से आप वहां पर सारे सब्जेक्टों को और हर सब्जेक्ट के सभी लेक्चरों को डिटेल में देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई लेक्चर वहां पर हाइड कर दिया गया है या कोई पेड कर दिया गया है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा निःशुल्क है। हाँ, इसके अलावा एक चीज चार्जेबल है इस प्लेटफॉर्म पर, और वो है दोस्तों आपका पीडीएफ कोर्स, जो कि पूरी तरह कंप्लीट होता है आईएमपी क्वेश्चन आंसर के साथ में। मात्र इस यही एक चार्जेबल कंटेंट यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर होता है, जो ये भी एक ऑप्शनल है आप लोगों के लिए। आप चाहें तो मार्केट वाली बुक से पढ़िए, चाहे तो आप हमारे कोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं, जो पीडीएफ के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। अगर आप इसके माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से पढ़ते हैं ना, तो आपको सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन और आंसर ही पढ़ने होते हैं। यानी कि आपके एग्जाम के लिए जितनी कंटेंट की जरूरत होती है ना, आपको सिर्फ वही कंटेंट पढ़ना है, बाकी सबको स्किप करना है। कैसे मिलता है ये कोर्स? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, वहां पर और करके, और आपके ऑल सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट, जैसे मेजर में कौन से हैं, माइनर में क्या है, एमडीसी में क्या है, वोकेशनल में क्या है, सारे सब्जेक्ट के नाम लिख करके सेंड कर दीजिएगा। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। चलिए अब फटाफट बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। देखिए साथियों, टेबल ऑफ कंटेंट यानी आपकी किताब का जैसे इंडेक्स होता है ना, इससे पहले पेज पे पता चल जाता है कि आप अंदर इस किताब में क्या क्या पढ़ने वाले हो। बिल्कुल हमारे लेक्चर का भी टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि इंडेक्स बिल्कुल वही है। आज के पूरे लेक्चर की हिस्ट्री आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये सब पूरी हिस्ट्री हमारे लेक्चर की, कि क्या क्या आप पूरे लेक्चर में पढ़ोगे। सबसे पहले देखोगे नवीन लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। नंबर 2 में आप देखोगे इसका उद्भव और विकास को। नंबर 3 में देखने वाले हो लोक प्रशासन के जो 4 स्तंभ माने गए हैं। इसके बाद नंबर 4 में आप यहां पर इसकी विशेषताएं देखने वाले हैं। नंबर 5 में आप तुलना देखोगे, अंतर देखोगे पारंपरिक और नवीन लोक प्रशासन का। और नंबर 6 में आप निष्कर्ष यानी कंक्लूजन देखने वाले हो। तो ये 6 पॉइंटों के माध्यम से आज की क्लासेस कंटिन्यू होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। नवीन लोक प्रशासन का अर्थ यानी इंट्रोडक्शन क्या है। साथियों, सबसे पहले देखिए एकदम बेसिक सी बात करेंगे, एकदम बेसिक सी बात करेंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको रुचि ना भी हो ना, तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 दिन मेरे साथ, 1 हफ्ता मेरे साथ में क्लासेस ले लीजिए। अगर आपको रुचि, तो क्या अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट ना बन जाए पॉलिटिकल साइंस, तो बोल दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, एकदम जीरो से लेंगे नवीन लोक प्रशासन को। देखिए दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन के आगे जो नवीन नाम लगा है ना, इससे पहले नवीन नाम कब लगा, यानी इससे पहले लोक प्रशासन था। क्लियर है? तो जो लोक प्रशासन अभी तक चला आ रहा था उसे हम कहेंगे पारंपरिक लोक प्रशासन। पारंपरिक, ठीक है। तो पारंपरिक लोक प्रशासन जो था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं लास्ट में मैं साइड में हट जाऊंगा। क्लियर है? तो जो पारंपरिक लोक प्रशासन था, यानी अभी तक जो लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चला आ रहा था, वह केवल कार्य कुशलता पर यानी इफिशियंसी पर और मितव्ययिता पर यानी इकोनॉमी पर और नियमों को के पालन पर सबसे ज्यादा जोर दिया करता था। ध्यान सुनिएगा, क्या मतलब था। जो अब तक का जो लोक प्रशासन था साथियों, वो कार्य कुशलता पर उसका फोकस था, मितव्ययिता पर फोकस था, यानी जो काम हो सस्ते में होना चाहिए, और नियम कानूनों के पालन पर उसका फोकस था कि प्रत्येक व्यक्ति नियम और कानून का पालन करे, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए और इससे ज्यादा उनको मतलब भी नहीं हुआ करता
करता था। ध्यान से सुनिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य ये देखना था कि कम खर्च में प्रशासनिक काम पूरा कैसे हो सकता है। क्या इन 2-2.5 लाइन का मतलब समझे आप लोग? पारंपरिक लोक प्रशासन क्या था, इसका कार्य क्या था? सीधी सी कहानी थी भाई कि हम सिर्फ अपने नियम कानूनों को देखेंगे और इन नियम कानूनों के तहत हम ये भी देखेंगे कि जो काम हमारे पास में, ये काम कम से कम खर्च में कैसे हो सकता है, फिर वह चाहे पब्लिक यानी हमारी जनता के लिए प्रासंगिक हो या ना हो, जनता के हित में तो रहेगा। बेसिकली लोक प्रशासन काम करेगा, लेकिन जनता उससे खुश है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। लेकिन इसके बाद में साथियों 1960 का दशक चल रहा था और इसके 1960 का दशक अभी आधा ही हुआ था कि अमेरिका में एक घटना घट गई। वो छोटी मोटी नहीं या थोड़े वो समय की नहीं, लंबी घटना घट गई। कैसी घट गई कि अमेरिका में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता आ गई। यानी कि वियतनाम के साथ युद्ध छिड़ गया, ये राजनीतिक अस्थिरता हो गई, नस्लीय हिंसा और गरीबी आ गई, इसके कारण युवाओं में असंतोष छा गया। तो ऐसी कई उल्टी जो नकारात्मक परिस्थितियां अमेरिका में उजागर होने लगी। तो इन समस्याओं ने, इन टेंशनों ने जो है अमेरिका के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि भैया जो प्रशासन आपका है, क्या वो इन समस्याओं को समाप्त करने के लायक है, सक्षम है या नहीं? तो यहां पर उत्तर में आया नहीं। जी हां, उस समय की अमेरिका की जो परिस्थितियां थी, उन्हें संभालने के लिए जो उस समय का लोक प्रशासन था, यानी पारंपरिक लोक प्रशासन, वह पूरी तरह से विफल रहता है। अब जब चूंकि विफल रहा, तो सीधी सी कहानी है यार, अब ये बात आगे बढ़ेगी और हमें ऐसा प्रशासन चाहिए जो इस प्रकार की समस्याओं से निपट सके और देश में शांति व्यवस्था स्थापित कर सके। क्लियर है ना? तो नवीन लोक प्रशासन इन्हीं समस्याओं की एक पुकार थी। आगे के पॉइंटों में समझ पाएंगे आप। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलिए स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। ठीक है, उसके बाद में जो असंतोष अमेरिका में छाया, इसी असंतोष के परिणाम स्वरूप नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ। दोस्तों, कैसे जन्म हुआ आगे एक स्लाइड में हम बात करने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि इसका जन्म हुआ क्यों, लोक प्रशासन आया क्यों। तो देखिए, कोई सी घटना होती है ना, उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। जैसे लोक प्रशासन के आने के पीछे का बड़ा कारण क्या था कि उस समय की अमेरिका की जो विपरीत परिस्थितियां थी, उनसे तत्कालीन जो प्रशासन था वो उनसे निपटने में सक्षम नहीं था। इसलिए नवीन लोक प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई और इसने लोक प्रशासन को केवल नियम कानून वाली संस्था ना मान करके इसे सामाजिक बदलाव और मानवीय कल्याण का साधन माना कि एक ऐसा प्रशासन आना चाहिए जो समाज में बदलाव लाने में सक्षम हो और मानवीय कल्याण का वादा करता हो। यहां इन 2 लाइनों के माध्यम समझिए जरा आप। पारंपरिक जो लोक प्रशासन यानी जो अब तक चला आ रहा था, वो सिर्फ ये देखता था कि काम सही तरीके से और सस्ते में कैसे होना चाहिए, जबकि जिस लोक प्रशासन की आवश्यकता थी उसका काम क्या था, यानी नवीन लोक प्रशासन का, कि इसका काम से आम जनता, खासकर गरीब और वंचित वर्ग का क्या भला हो रहा है, यह देखना नवीन लोक प्रशासन का काम था। यहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखने वाले हैं हम पॉइंट नंबर 2 में नवीन लोक प्रशासन का उद्भव और विकास। साथियों, इसका नवीन लोक प्रशासन का जो उद्भव हुआ यानी जो विकास हुआ, वो 4 चरणों से गुजरा है, या ऐसे समझिए कि 4 घटनाओं पर आधारित है नवीन लोक प्रशासन का उद्भव और विकास। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। कौन कौन सी 4 घटनाएं घटी, तो सुनिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक प्रतिवेदन की, एक रिपोर्ट की, जिसका नाम है हनी रिपोर्ट 1967, यानी 1967 में एक हनी प्रतिवेदन आया, एक रिपोर्ट आई। और ये जो हनी प्रतिवेदन था ना, ये गठित किया गया था अमेरिका में, अमेरिका की उच्च शिक्षा और लोक सेवा पर रिपोर्ट देने के लिए। ध्यान सुनिएगा, उच्च शिक्षा और लोक सेवा पर एक रिपोर्ट देने के लिए एक प्रतिवेदन तैयार किया गया। हनी प्रतिवेदन नाम दिया गया कब, 1967 में। और इस हनी प्रतिवेदन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में बताया गया कि लोक प्रशासन को समाज की व्यवहारिक समस्याओं से जुड़ना चाहिए, जो अभी तक नहीं जुड़ा है। लोक प्रशासन सिर्फ कानून नियमों की बात करता है, जबकि जनता से, समाज से व्यवहारिक रूप से नहीं जुड़ा है।
जो कि जुड़ना चाहिए। ये कौन कहता है? हनी रिपोर्ट कहती है। हनी रिपोर्ट कहती है जो 1967 में आई। और उसी समय में 1967 में ही एक सम्मेलन गठित होता है, एक सम्मेलन होता है जिसका नाम था फिलाडेल्फिया सम्मेलन। क्या नाम था साथियों? नाम याद रखिएगा, फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है 1967 में, उसी साल। और इसमें लोक प्रशासन के विद्वानों और प्रशासकों ने माना कि लोक प्रशासन को केवल तटस्थ रहने के बजाय सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यानी अब लोगों की तकलीफ में एंट्री करना पड़ेगा लोक प्रशासन को। अभी तक लोक प्रशासन सिर्फ प्रशासन का ही काम कर रहा था, जनता के बीच में क्या चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, उससे प्रशासन तटस्थ था पूरी तरह से। लेकिन अब ऐसे प्रशासन की आवश्यकता धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, बल्कि एक नई विचारधारा की आवश्यकता थी जो लोगों की या समाज की समस्याओं से लड़ सके, लोगों की समस्याओं से निजात उनको दिला सके। उसके बाद में जब ये चीजें फाइनल होती है, बड़े बड़े विद्वान लोग इसका समर्थन करते हैं कि भाई ये एक ऐसे प्रशासन की आवश्यकता है यार जो समाज में बदलाव लाने के लिए जो है उत्तरदायी हो। तो उसी केस में एक सम्मेलन होता है इसके ठीक एक साल बाद। कब? 1968 में। और उस सम्मेलन का नाम था प्रथम मिनब्रोब्रुक सम्मेलन 1968। नाम याद रखिएगा, मिनब्रोब्रुक सम्मेलन 1968। और यह सम्मेलन हुआ था ड्वाइट वाल्डो की अध्यक्षता में। साथियों, ड्वाइट वाल्डो की अध्यक्षता में आयोजित यह सम्मेलन नवीन लोक प्रशासन का जन्मदाता कहलाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि नवीन लोक प्रशासन की पहली बार विचारधारा जो आई थी इसी मिनब्रोब्रुक सम्मेलन में ही आई थी, 1968 में आई थी। इसमें युवा विद्वानों ने पारंपरिक लोक प्रशासन को खारिज करके नए सिद्धांतों की नींव रख दी थी। कुछ नए सिद्धांत रखते थे इस सम्मेलन, और अंततः इन सिद्धांतों को लेकर के उसको एक मतलब परमानेंट, स्थायी जो रूप दिया टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक ने दिया, जो कि फ्रैंक मारिनी ने लिखी थी 1971 में। आसान भाषा में समझिए, फ्रैंक मारिनी ने 1971 में एक पुस्तक लिखी, 1971 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस किताब में नवीन लोक प्रशासन की अवधारणाओं को पहली बार किसी ने दुनिया के सामने रखा था। और यहीं से नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत हो जाती है, जन्म हो जाता है, उद्भव हो जाता है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 में नवीन लोक प्रशासन के 4 स्तंभों की, 4 पिलर्स ऑफ एनपीए। एनपीए दैट मींस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से 4 पिलर हैं? 4 पिलर कौन कौन से? सुनिए। सबसे मेन नए पब्लिक जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए 4 पिलर, यानी जो 4 सबसे जरूरी चीजें हैं। क्या क्या है? प्रासंगिकता, रेलेवेंस। भाई पुराने जो लोक प्रशासन था उसको खारिज क्यों किया गया? क्योंकि वो उसमें रेलेवेंस नहीं था, जनता से जुड़ाव नहीं था, वो सिर्फ अपना काम से मतलब था, है ना, अपना काम बनता, वो वाली कहानी थी, है ना। प्रासंगिकता नहीं थी उसके अंदर। प्रशासन को केवल सैद्धांतिक बातों में ना उलझ करके समसामयिक समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है। समसामयिक समस्या जैसे कि गरीबी की समस्या, समाज में बेरोजगारी की प्रॉब्लम हो या स्वास्थ्य का संकट हो, ऐसे समस्याओं को सुलझाने में प्रासंगिक होना चाहिए प्रशासन को, वो सिर्फ सिद्धांतों की बात ना करे। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है तो प्रशासक केवल फाइलें चलाने में समय न गवाए, बल्कि तुरंत राहत सामग्री और पीने के पानी का प्रबंध करे, तभी तो वो प्रशासन कहलाएगा। ऐसा नहीं कि ऑफिस में बस एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूमती चली जा रही है, उधर सूखा ही खत्म हो गया ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो सेकंड, दूसरा पिलर, दूसरा स्तंभ जो है वो है मूल्य। मूल्य यानी ये वाला मूल्य नहीं, वैल्यूज वाला मूल्य, इज्जत, समझ रहे, वैल्यूज वाला मूल्य। मूल्य तो पारंपरिक लोक प्रशासन मूल्य तटस्थ हुआ करता था, मूल्य तटस्थ था। लेकिन नवीन लोक प्रशासन का मानना है कि प्रशासन कभी मूल्य रहित नहीं हो सकता। प्रशासन को नैतिकता, न्याय और मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देनी ही होगी या देनी ही चाहिए, है ना। तो प्रशासन को क्या क्या कहाँ रहना चाहिए? नैतिकता, न्याय
और मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देनी ही चाहिए। उदाहरण के लिए एक प्रशासक का कर्तव्य केवल नियमों का पालन करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि वृद्धों, दिव्यांगों या गरीबों के प्रति सहानुभूति रख करके निर्णय लेने वाला भी प्रशासन हो सकता है। तो ऐसा प्रशासन चाहिए जो सिर्फ अपने नियमों की बिगुड़ी बजाना बंद करे और जनता के प्रति सहानुभूति रख करके अपने नियम बनाए, नियमों का पालन करे, कानून बनाए, निर्णय ले। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये दो पिलर यानी दो स्तंभ आपको अच्छे समझ आए होंगे। ये दो जो हमने प्रासंगिकता और मूल्य की बात की है सबसे महत्वपूर्ण थे। इसके बाद में जो तीसरा और चौथा है वो है सामाजिक समता और एक है परिवर्तन। ऐसा समाज माफ कीजिएगा, ऐसा प्रशासन जो सामाजिक समता की बात करता हो, सोशल इक्वालिटी की बात करता हो, यानी इक्विटी की बात करता हो। नवीन लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, ऊंच नीच, गरीब है ना, अमीर या वंचित, शोषित, ये सब पर ध्यान ना दे, सबको समान रूप से सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। मतलब समाज में जो वर्ग गरीब है या जो वंचित वर्ग है या शोषित है या कमजोर वर्ग है, प्रशासन को उसके उत्थान के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। उदाहरण के लिए जो राशन सामग्री बांटी जाती है, राशन प्रणाली है या निःशुल्क शिक्षा की योजनाएं हैं, सामाजिक समता लाने के प्रशासनिक साधन है भाई, ताकि पिछड़े हुए लोगों को सामाजिक इक्विटी दे सके, उच्च वर्ग के लोगों के साथ लाकर खड़ा कर सके। परिवर्तन की बात करें तो यह दृष्टिकोण पारंपरिक लोक प्रशासन की पालकता यानी कि स्थिर रहना है ना, इसका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फाइल के दम पर ही स्थिर रहता था कि नहीं भाई हम नहीं झुकेंगे, जो हमारा नियम है वो नियम है, चाहे कुछ भी हो जाए, सर कटवादी झुकेगा नहीं। वो वाली कहानी थी कुछ पारंपरिक लोक प्रशासन में। लेकिन भाई आज के समय में पुष्पा महोदय की जरूरत नहीं है, झुकना पड़ेगा। क्यों? प्रशासन हो आप, समाज के विकास के लिए प्रशासन को सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बनना ही चाहिए। सकारात्मक परिवर्तन के लिए अगर प्रशासन को आवश्यकता लगे कि अपने नियमों में बदलाव करना पड़ेगा तो करे, लेकिन परिवर्तन का वाहक बनना चाहिए, है ना, एजेंट ऑफ चेंज बनना ही चाहिए। एक ऐसे प्रशासन की आवश्यकता पड़ने लगी और वही प्रशासन तो था नवीन लोक प्रशासन। क्लियर हो रहा धीरे धीरे सब कुछ अब? ठीक है, इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 पर बात करेंगे नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं। साथियों, विशेषताओं में भी कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम इसको कवर करेंगे। देखिए, कुछ विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता है ग्राहक केंद्रित प्रशासन, क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जनता को केवल प्रजा न मान करके सेवा प्राप्तकर्ता या ग्राहक मानना और उनकी संतुष्टि को प्राथमिकता देना हमारे नवीन लोक प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। जो पुराना लोक प्रशासन था वो केवल जनता को क्या मानता था? प्रजा मानता, लेकिन प्रजा नहीं, अब सेवा प्राप्त करता। क्योंकि प्रशासन किसके लिए काम करता है? जनता की सेवा के लिए। तो जनता की सेवा के लिए कार्य है तो जनता को सेवा करता, माफ कीजिएगा, सेवा प्राप्त करता मानिए ना, सेवक जनता को ग्राहक मानिए और फिर उसकी संतुष्टि के लिए काम कीजिए। एक ऐसे प्रशासन की आवश्यकता, यही इसकी विशेषता नवीन लोक प्रशासन की। उसके बाद में केंद्रीकरण भी अपने आप में नवीन लोक प्रशासन की विशेषता है। डिसेंट्रलाइजेशन, निर्णय लेने की शक्ति केवल शीर्ष अधिकारियों के पास ना होकर के निचले स्तर पर भी होनी चाहिए, ताकि स्थानीय समस्याओं को तुरंत सुलझाया जा सके। अगर स्थानीय स्तर पर कोई छोटी मोटी घटना हुई तो उसके आदेश लेने के लिए आपको सेंट्रल जाना पड़ेगा और वहां से फाइल पे फाइल करते 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 संभवतः वो समस्या ही खत्म हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ शीर्ष स्तर पर ही नहीं बल्कि निचले स्तर पर भी होना चाहिए। इसके अलावा अमलशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का विरोध, जी हां, अमलशाही का विरोध भी अपने आप में एक विशेषता है नवीन लोक प्रशासन की। अत्यधिक लाल फीताशाही, रेड टैपिज्म, ये क्या होता? लाल फीताशाही भाई, जब अत्यधिक मतलब कठोर रूप से नियमों का पालन करते रहना, फाइल पे फाइल आगे बढ़ाते रहना, कागजी कार्यवाही अत्यधिक जरूरत से ज्यादा हो जाना, लाल फीताशाही कहलाएगा। तो अत्यधिक लाल फीताशाही और कठोर नियमों का विरोध करके लचीली और संवेदनशील प्रशासनिक संरचना का समर्थन करना नवीन लोक प्रशासन की विशेषता है।
जी हाँ, नवीन लोक प्रशासन में कैसी व्यवस्था है? लचीली व्यवस्था है, संवेदनशील व्यवस्था है, जनता के लिए प्रासंगिक है, ये जनता के सुख और दुख को ध्यान में रख करके अपने नियमों का निर्माण करने वाली संस्था है ये। उम्मीद करता हूं जो आपने विशेषता यहां पर 3 बिंदु के माध्यम से देखी आपको याद रहेगी। पॉइंट नंबर 5 में देखिए, पारंपरिक और नवीन लोक प्रशासन में छोटा सा अंतर। क्या अंतर हो सकता है? एक टेबल के माध्यम से समझिए। देखिए दोस्तों, एक कॉलम में मैंने आप लोगों को तुलना का आधार दिया है, जिसमें मुख्य केंद्र है ना, मतलब किस आधार पर आप तुलना करोगे, और दूसरे में है पारंपरिक लोक प्रशासन जो पुराना चल रहा है, और एक तरफ है नवीन लोक प्रशासन जो नया प्रशासन है। देखिए, मुख्य केंद्र क्या होगा? पारंपरिक का, पुराने लोक प्रशासन का कार्यकुशलता और मितव्ययिता, है ना, इफिशियंसी, मतलब कार्यकुशलता होनी चाहिए और सस्ता काम होना चाहिए। वही नवीन लोक प्रशासन सामाजिक न्याय और मानवीय कल्याण की बात करेगा। लेकिन दृष्टिकोण की बात करें तो नियम केंद्रित दृष्टिकोण है इसका, यांत्रिक दृष्टिकोण है, बिल्कुल मशीन की तरह, ठीक है। लेकिन नवीन लोक प्रशासन मानव केंद्रित है और लचीला है, जरूरत के हिसाब से बदल भी जाएगा। वहीं मूल्य की बात करें, वैल्यूज की बात करें तो ये तटस्थ रहता है, और जबकि ये उन्मुक्त है। जनता की भूमिका की बात करें तो जनता की कोई भूमिका नहीं है, यहां पर जनता की भूमिका है। और नेतृत्वकर्ता की बात करें, यानी कि इसको कौन कौन सपोर्ट करते हैं, तो FW टेलर और वुडरो विल्सन पुराने लोक प्रशासन को समर्थन देते हैं, जबकि ड्वाइट वाल्डो और फ्रैंक मारिनी ये नए को, यानी है ना, नए को यानी नवीन लोक प्रशासन को समर्थन देते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया आपका। लास्ट में निष्कर्ष पर चर्चा कर लेते हैं। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं एग्जाम में? भाई क्या एग्जाम में लिखना पड़ता है? निष्कर्ष को एग्जैक्टली लिखना पड़ता है। दीर्घ उत्तर लिख रहे हैं आप, प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं, तो आपको निष्कर्ष तो करना ही पड़ेगा ना भाई। नवीन लोक प्रशासन ने लोक प्रशासन को केवल सरकारी काम चलाने की मशीन से बदल करके सामाजिक परिवर्तन और लोक कल्याण का माध्यम बनाया है। अगर आप इतनी लाइन समझ गए ना, पूरा टॉपिक ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। सिर्फ इतनी लाइन समझ लीजिए निष्कर्ष की, बहुत प्यारी लाइन लिखी गई है। क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नवीन लोक प्रशासन ने लोक प्रशासन को केवल सरकारी काम चलाने की मशीन से बदल करके सामाजिक परिवर्तन और लोक कल्याण का माध्यम बनाया है। यद्यपि आलोचकों का मानना है कि नवीन लोक प्रशासन अत्यधिक आदर्शवादी है और इसमें कार्यकुशलता की उपेक्षा की गई है, फिर भी इसने अधिक आधुनिक सुशासन और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत आधार प्रदान किया है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो नवीन लोक प्रशासन ही अत्यधिक प्रासंगिक होगा अपेक्षाकृत पारंपरिक लोक प्रशासन के। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारा ये सेशन होता है कंप्लीट नवीन लोक प्रशासन का। अगली जो क्लास होने वाली है लेक्चर नंबर 7, उसमें बात करेंगे नवीन लोक प्रबंधन की। प्रशासन हो गया, प्रबंधन पर भी बात करेंगे, है ना। तो नवीन लोक प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप लोक प्रशासन के अलावा अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, या आपके जो उद्यमिता, माफ कीजिएगा, डिजिटल, है ना, आपकी जो फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके, एक डिजिटल अवेयरनेस का भी हो जाता है उसमें, और एक आई थिंक की साइबर सिक्योरिटी ऐसा कुछ समथिंग कुछ है। तो 4 सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश तो आपका फाउंडेशन में ही हो जाते हैं। तो फाउंडेशन कुल मिलाकर 2 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट है। तो ये चारों ही सब्जेक्ट पूरे डिटेल में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। और जरूरी नहीं फाउंडेशन ही, फाउंडेशन के अलावा अगर आप कोई जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, सोशोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, या कोई और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कंप्लीट PDF कोर्स की, आप चाहे तो ले सकते हैं। हमारी ओर से प्रोवाइड की जा रहा है कंप्लीट PDF कोर्स 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपके ऑल सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, PDF के रूप में हिंदी माध्यम अवेलेबल है। अच्छी सामग्री के साथ में इसको बनाया गया है। मेरे खुद के द्वारा नोट्स तैयार किए गए हैं, लेकिन उनको डिजाइन हमारी टीम के द्वारा किया गया। कैसे मिलेगा ये सब्सक्रिप्शन? तो उसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी।
ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। साथियों मैं फिर से रिवाइज करवा दूं, अगर सेशन अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक जरूर कर दे, और अभी तक नहीं जुड़े सब्सक्राइब करके तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।